हवा में हल्की ठंडक थी और चंदन की मधुर गंध जंगल के हर कोने में बिखरी थी। कहीं दूर एक झरने की मंद धुन प्रकृति की लोरी सी गूंज रही थी। प्राचीन बरगद के नीचे राजा विक्रमादित्य ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी सांसें धीमी थीं, मानो समय उनके साथ ताल मिला रहा हो। आंखें बंद, मन शांत और हृदय में एक गहरी खोज, सत्य की तलाश जो उन्हें बार बार इस रहस्यमयी जंगल में खींच लाती थी। चांदनी रात में तारे टिमटिमा रहे थे और हर पत्ते पर प्रकृति का स्पर्श था जो आत्मा को सुकून देता था। यह पल ऐसा था जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, केवल सत्य को सुनने के लिए। मगर यह शांति केवल शुरुआत थी। जंगल की गहराइयों में कुछ हिल रहा था, एक साया जो न जीवित था न मृत। बेताल, वह प्राचीन आत्मा जिसका हास्य और रहस्य विक्रम को चुनौती देने के लिए तैयार था, पेड़ की शाख पर लटक रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। आज की रात सामान्य नहीं थी। आज बेताल की कहानी ऐसी थी जो विक्रम के धैर्य, बुद्धि और हृदय को परखने वाली थी। क्या विक्रम इस बार भी सत्य का सामना कर पाएगा या बेताल का सवाल उसे भटका देगा? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा में उतरे जहां हर कदम पर सस्पेंस है और हर जवाब एक नया रहस्य खोलता है। भाग 1, रात का सस्पेंस। रात का सन्नाटा अचानक टूटा। बरगद के पत्तों में एक सरसराहट हुई और विक्रम की आंखें खुल गईं। हवा रुक सी गई थी और चांदनी में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। जंगल वैसा ही था, मगर कुछ गलत था। उनकी तलवार जो पास रखी थी हल्के से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। विक्रम, एक ठंडी कर्कश आवाज गूंजी, तुम फिर आए। विक्रम ने सिर उठाया। बेताल था, उसी शाख पर उल्टा लटका, उसका चेहरा आधा छाया में आधा चांदनी में। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और दांतों की मुस्कान डरावनी थी। क्या तुम तैयार हो राजन? उसने पूछा और बिना जवाब का इंतजार किए वह नीचे कूदा और जंगल की ओर भागा। विक्रम ने गहरी सांस ली। यह खेल नया नहीं था। हर बार बेताल एक कहानी सुनाता और हर कहानी के अंत में एक सवाल पूछता। जवाब देना आसान नहीं था। सत्य बोलने की कीमत थी और चुप रहने की सजा। उन्होंने तलवार उठाई और बेताल के पीछे दौड़े। जंगल के रास्ते संकरे थे और हर कदम पर छायाएं नाच रही थीं। अचानक बेताल रुका। वो एक प्राचीन खंडहर के सामने खड़ा था जहां पत्थरों पर नक्काशी थी, सांप, तारे और एक रहस्यमयी चेहरा। यहां शुरू होती है मेरी कहानी, बेताल ने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सा गहरापन था। सुनो विक्रम, और ध्यान से सुनो। भाग 2, कहानी की शुरुआत। सूर्यपुर का श्राप कई 100 साल पहले। सूर्यपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा सूर्यवंशी अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाना जाता था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी बेटी राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका की सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी उसकी तुलना में फीका पड़ता था। मगर उसकी आंखों में एक उदासी थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। एक दिन सूर्यपुर में एक विचित्र घटना हुई। राजमहल के बगीचे में एक काला कमल खिला जिसकी गंध से लोग बेहोश होने लगे। वैद्यों ने इसे जादू बताया, मगर कोई इसका स्रोत न ढूंढ सका। उसी रात चंद्रिका की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर अपने कक्ष में पड़ी थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। राजा ने देश विदेश से जादूगर और वैद्य बुलाए, मगर कोई उसकी बीमारी न समझ सका। यह कोई साधारण बीमारी नहीं, एक बूढ़ा साधु बोला। यह एक श्राप है जो सूर्यपुर की आत्मा को जकड़ रहा है। उसने बताया कि काला कमल एक प्राचीन जादूगर काल दृष्टि का प्रतीक था जो सैकड़ों साल पहले सूर्यवंशी के पूर्वजों ने हराया था। काल दृष्टि ने शाप दिया था कि एक दिन सूर्यपुर की सबसे कीमती चीज छिन जाएगी। विक्रम ने बेताल की ओर देखा तो चंद्रिका की बीमारी काल दृष्टि का शाप थी। बेताल हंसा। धैर्य राजन, कहानी अभी शुरू हुई है। भाग 3, रहस्यमयी साधक। सूर्यपुर में हाहाकार मच गया। चंद्रिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक रात जब चांद लाल हो गया था, एक साधक शहर में आया। उसका नाम था अग्निवीर। वह लंबा था, उसकी आंखें आग सी चमकती थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा राग था। उसने राजा से कहा, मैं आपकी बेटी को बचा सकता हूं, मगर मुझे एक रात उसके कक्ष में अकेले रहना होगा। राजा सूर्यवंशी को संदेह हुआ।
तुम कौन हो और मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? अग्निवीर मुस्कुराया। मैं वह हूं जो अंधेरे से बात करता है। मुझे एक मौका दें और मैं सत्य उजागर कर दूंगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि राजा ने हामी भर दी, हालांकि उनका मन भारी था। उस रात अग्निवीर चंद्रिका के कक्ष में गया। चंद्रिका पलंग पर अचेत थी, उसका चेहरा पीला मगर फिर भी सुंदर। अग्निवीर ने अपने साथ लाए एक छोटे से दिए को जलाया जिसकी रोशनी नीली थी। उसने कक्ष के चारों ओर मंत्र पढ़े और फिर चुपके से एक कोने में बैठ गया। भाग 4। रात का रहस्य। जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, कक्ष में एक ठंडी हवा चली। चंद्रिका के शरीर से एक काला साया निकला। वह साया धीरे धीरे एक विशाल सांप में बदल गया जिसकी आंखें लाल थीं और जिसके फन पर एक मणि चमक रही थी। सांप ने अग्निवीर को देखा मगर वह बिना हिले बैठा रहा। सांप फुफकारा और कक्ष से निकलकर जंगल की ओर चला गया। अग्निवीर ने उसका पीछा नहीं किया। वह जानता था कि सांप लौटेगा। सुबह होने से पहले सांप वापस आया और चंद्रिका के शरीर में समा गया। अग्निवीर की आंखें संकुचित हो गईं। उसे समझ आ गया था कि यह सांप कोई साधारण प्राणी नहीं था। एक काल दृष्टि की आत्मा थी जो चंद्रिका को वश में किए हुए थी। सुबह अग्निवीर ने राजा को सब बताया। महाराज, आपकी बेटी को एक प्राचीन जादू ने जकड़ रखा है। यह सांप काल दृष्टि का रूप है जो हर रात जंगल में अपनी शक्ति लेने जाता है। अगर हम इसे न रोका तो चंद्रिका कभी नहीं बचेगी। भाग 5। जंगल की खोज। राजा सूर्यवंशी ने अग्निवीर को पूरी सेना देने की पेशकश की मगर उसने मना कर दिया। यह लड़ाई मेरी है, उसने कहा, मगर मुझे आपका विश्वास चाहिए। उसने एक तलवार, एक मटका और कुछ जड़ी बूटियां मांगी। राजा ने सब दे दिया। अग्निवीर जंगल की ओर निकला। कांदीवन, जैसा कि जंगल को बुलाया जाता था, एक भूल भुलैया था। यहाँ पेड़ जिंदा से लगते थे और उनकी शाखाएं रास्ता बदल देती थीं। अग्निवीर ने अपने दिए की नीली रोशनी को रास्ता दिखाने दिया। घंटों भटकने के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर एक काला कमल था और उसके पास एक प्राचीन मूर्ति, एक सांप की, जिसके मुंह में मणि थी। यहां है काल दृष्टि की शक्ति, अग्निवीर ने फुसफुसाया। उसने गुफा में कदम रखा। भाग 6। गुफा का सामना। गुफा के भीतर अंधेरा ऐसा था कि दिए की रोशनी भी डगमगा रही थी। दीवारों पर नक्काशी थी, सूर्यवंशी के पूर्वजों और काल दृष्टि की लड़ाई की कहानियां। गुफा के केंद्र में एक वेदी थी जिस पर एक मणि चमक रही थी। वह मणि सांप के फन वाली मणि जैसी थी। अचानक हवा गरजने लगी। काला सांप प्रकट हुआ, इस बार और विशाल, और उसकी फुफकार से गुफा हिलने लगी। तू कौन है जो मेरी शक्ति को चुनौती देता है? उसने पूछा। मैं अग्निवीर, साधक ने जवाब दिया, और मैं सूर्यपुर को आजाद करने आया हूं। सांप हंसा। कई आए और सभी मरे, तू भी मेरी मणि नहीं छू सकता। भाग 7। अग्निवीर की चाल। अग्निवीर ने अपनी तलवार निकाली मगर वह जानता था कि सांप को मारना आसान नहीं था। उसने जड़ी बूटियों को मटके में डाला और मंत्र पढ़े। मटके से एक नीली धुंध निकली जो सांप को घेरने लगी। सांप गुस्से में फुफकारा मगर धुंध ने उसे कमजोर किया। यह तुम्हारा अंत है काल दृष्टि, अग्निवीर बोला। उसने तलवार से मणि पर वार किया। मणि छटक गई और एक भयानक चीख के साथ सांप धुआं बनकर गायब हो गया। गुफा हिलने लगी और अग्निवीर भागकर बाहर निकला। उसी पल सूर्यपुर में चंद्रिका की आंखें खुली। उसका चेहरा फिर चमक उठा। राजा सूर्यवंशी ने उसे गले लगाया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। भाग 8। बेताल का सवाल। विक्रम ने कहानी सुनी और बेताल की ओर देखा तो चंद्रिका बच गई। मगर यह कहानी इतनी सरल नहीं है ना? बेताल हंसा। बिल्कुल राजन, अब सवाल। अग्निवीर ने सांप को मारा मगर क्या वह सही था? काल दृष्टि ने बताया था कि मणि नष्ट होने से सूर्यपुर की समृद्धि भी खत्म हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। कुछ साल बाद सूर्यपुर बंजर हो गया। तो बताओ, क्या अग्निवीर का फैसला सही था या उसने एक बेटी को बचाने के लिए पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया? विक्रम चुप रहे। यह सवाल आसान नहीं था। अगर वह बोलते तो बेताल भाग जाता, अगर चुप रहते तो उनका सिर फट जाता। अग्निवीर सही था, विक्रम ने आखिरकार कहा। एक बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं। समृद्धि आती जाती है मगर जीवन अनमोल है। काल दृष्टि का शाप पहले से ही सूर्यपुर को खा रहा था।
अग्निवीर ने उसे रोका, भले ही कीमत भारी थी। बेताल चीखा और हवा में गायब हो गया, मगर उसकी हंसी जंगल में गूंजती रही। अच्छा जवाब विक्रम, मगर यह खेल खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगा। भागनो। विक्रम की वापसी। विक्रम ने गहरी सांस ली और खंडहर से बाहर निकले। जंगल फिर शांत था, मगर उनकी आत्मा में एक बेचैनी थी। बेताल का सवाल सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं था, यह उनके अपने जीवन की परख था। क्या वह हमेशा सही फैसले लेते थे? क्या उनका न्याय हमेशा सत्य पर आधारित था? उन्होंने तलवार कंधे पर रखी और वापस चल पड़े। चांदनी अब और उजली थी और झरने की आवाज फिर लौट आई थी। मगर विक्रम जानते थे कि बेताल फिर आएगा, एक नई कहानी, एक नया सवाल लेकर। भाग 10। निष्कर्ष ये थी, विक्रम और बेताल की एक कथा जहां सत्य और नैतिकता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर कहानी एक सबक थी, हर सवाल एक चुनौती। और विक्रम, वे एक राजा थे जो न केवल अपने राज्य बल्कि अपनी आत्मा की खोज में चलते रहे। नैतिक शिक्षा, सत्य की खोज में हिम्मत और समझ दोनों चाहिए। हर फैसले की कीमत होती है, मगर सही रास्ता वही है जो हृदय और बुद्धि दोनों को शांति दे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।